ऐसा कहा जाता है कि जब आप लाइफ में बहुत कंफ्यूज होते हो ना तो आपको एक ही सॉल्यूशन दिखता है एमबीए। मेरे एक प्रोफेसर हैं, मुझे बहुत लाइक करते हैं, उनको पता चला कि क्लास में काफ़ी बच्चों का हो गया है, हर्ष पमनानी का नहीं हुआ है प्लेसमेंट। तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तो उन्होंने बोला कि क्या बात है, तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम है? मैंने बोला नहीं सर, मैं बैठता ही नहीं हूँ। आई वॉज लिटिल अनहैप्पी विथ वॉट आई वॉज डूइंग। आई वॉज गुड इट वर्क, बट मेरे अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन था, एक रेस्टलेसनेस थी। उसका कारण ये था, मुझे लगता था कि मैं एसी में बैठ के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाता हूँ एंड आई थिंक दैट आई एम हेल्पिंग आउट बिजनेस लीडर्स इन सॉल्विंग देयर बिजनेस प्रॉब्लम्स बिकॉज आई कॉल माई सेल्फ एज कंसल्टेंट। बट एम आई रियली सॉल्विंग समबडीज प्रॉब्लम और आई एम जस्ट मेकिंग पीपीटीज, फैंसी पीपीटीज? Performance marketing, e-commerce marketing, content marketing. Is this the world that you see yourself in? If you dream to work in these roles at Hindustan Unilever Limited, here's your chance. Apply to the season 2 of Altioni's certificate program in digital marketing with HUL. In season 1 of the program, HUL made interview offers to 18 participants and the average ROI of the program was 12. Hurry up! Apply now to the program from the link in the description. Limited seats available. This particular speaker that we have has also had a B school experience. He graduated from XLRI. He has traveled all the way from Pune to be with you guys and share his journey. Harsh Pamnani, please, can I have you on stage? Harsh, कैसी थी? How was your childhood? So I was born in a lower middle class family, grew up in small towns in Madhya Pradesh. I was an underconfident kid, not good in studies. Just to tell you my track record, I scored only 55% marks in class 12th. So you can imagine what my parents would have thought about my future. They didn't have any hope from me. But fortunately, when I got 55% marks in 12th class, in the same year, my cousin got top 20 rank in engineering entrance. So he gave me a lot of hope. He motivated me. He became my mentor. I took 1 year drop after 12th, and under his guidance and motivation, I was able to secure a decent rank in engineering entrance and got a computer engineering branch in one of the top engineering colleges in MP state, Madhya Pradesh. Sorry, एक मिनट आपने भी इंजीनियरिंग की है? हाँ. ओह वाओ, आई मिस दैट. ओके, सो क्या था, मतलब एक मिनट, 51%, 55%, फिर एक साल ड्रॉप ले लिया, हाँ. फिर इंस्पायर हो गए, हाँ. फिर इंजीनियर बन गए. एंट्रेंस निकाला उस इंस्पिरेशन से. कैसे हुआ ये? मतलब कुछ नहीं, कुछ करके दिखाना था मम्मी पापा को. फादर को होप नहीं थी मुझसे, मम्मी को भी बहुत बुरा लगता था जब लोग कहते थे कि आपका बच्चा क्या करेगा, किराने की दुकान खोलेगा या फिर किसी पैथोलॉजी लैब में काम करेगा या मामा की दुकान पे बैठेगा. तो जब लोग इस तरीके से बोलते थे तो मम्मी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे फादर ने बहुत मेहनत की है. मदर को अच्छा नहीं लगता था कि मतलब फादर ने इतनी मेहनत की है और बेटा कुछ नहीं करता है, तो कुछ करके दिखाना था. सुपर. और फिर आपने कुछ करके दिखाया एंड यू वेंट इनटू इंजीनियरिंग. मज़ा आया इंजीनियरिंग के टाइम पे? इंजीनियरिंग टाइम पे शुरू के पढ़ाई तो खैर की, मैं सिंसियर हो गया था. उस एक साल ने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया था एंड इसलिए शायद मेरी अच्छी रैंक भी आई. बट मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके ना थोड़ा सा डर गया था, बिकॉज मैं एक छोटे शहर से आया था एंड वहाँ पे सबको बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी. मैं इंदौर में गया था तो काफ़ी बच्चों को प्रोग्रामिंग भी आती थी. तो मेरे को थोड़ा सा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था. मैं स्टेज पे खड़ा नहीं हो पाता था, वाइवा में जाता था तो मुझे पसीने आ जाते थे. तो उस इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के कारण मैं एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था. सो शुरू के 2 साल बहुत टफ थे. बट फिर किसी तरीके से मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर से मिला. उनसे मैंने बोला कि सर मैं कुछ बनना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर से मुझे मतलब ये सोचो मेरी वीकनेसेस हैं, मुझे ग्रो नहीं करने दे रही हैं. तो उन्होंने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत हेल्प करी एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू द गाय हु हैड एंटर्ड इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज विथ 55% मार्क्स इन 12th क्लास, पास्ड आउट विथ 80%. So you were in Madhya Pradesh, Right. and you did your engineering from there, and MBA के बारे में पता था या फिर you heard about it from people, you saw people's journey and then you thought that, oh, this is something that seems interesting and I should do that, या फिर you were working and then you got to know about it?
No, I got to know about MBA during engineering only. So, from my college, many students used to get into IIMs. The culture of our college is great. I mean, many students get into for MS programs to US, MTech निकालते हैं. So, I used to connect with people who used to get into top MBA colleges. And सब मेरे से काफ़ी लोग मुझसे कहते थे कि तुम्हारी personality उतनी strong नहीं है. Maybe you should prepare for GATE because you can suit in that environment more than getting into MBA. Maybe I will be good for technical field. So that was the perception, but I love breaking perceptions. I love proving myself and doing things that people don't believe that I will be able to do. And this reminds me of a story that you told me, about your father and how he reacted to your selection at XLRI. Can you share that story with us? What exactly happened? So before that also there is a story. So from engineering college I got, I did my MBA I did my engineering from IIT DAVV Indore. After that I got placed in HSBC. After HSBC I worked with Deloitte, and both in India and the US. So my life was going pretty well. In terms of a middle class family boy, I was living a dream life. My parents were super happy with me, and they were thinking to get me married because अभी status हो गया था, थोड़ा society में पैसे ऐसे कमा लिए थे, US जाता रहता था. I was little unhappy with what I was doing. I was good at work, but मेरे अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन था, एक रेस्टलेसनेस थी. उसका कारण ये था, मुझे लगता था कि मैं एसी में बैठ के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाता हूँ, एंड आई थिंक दैट आई एम हेल्पिंग आउट बिजनेस लीडर्स इन सॉल्विंग देयर बिजनेस प्रॉब्लम्स बिकॉज आई कॉल माई सेल्फ एज कंसल्टेंट. बट एम आई रियली सॉल्विंग समबडीज प्रॉब्लम और आई एम जस्ट मेकिंग पीपीटीज, फैंसी पीपीटीज? तो और मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, सिंस चाइल्डहुड रही है. I always wanted to understand how come few entrepreneurs are able to create admirable brands while many struggle to survive. Right. तो बॉम्बे में मैं डेलॉइट में पवई में काम करता था, एंड किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि वीकेंड पे आईआईटी बॉम्बे में ना एंटरप्रेन्योर्स के सेशंस होते हैं, वेयर पीपल कम एंड शेयर देयर स्टोरीज दैट हाउ दे क्रिएट सक्सेसफुल ब्रांड्स. सो आई स्टार्टेड अटेंडिंग दोज सेशंस. बहुत अच्छा लगता था मुझे. ऑफिस के बाद जाता था, वीकेंड्स पे जाता था. सो IIT बॉम्बे बिकेम अ प्लेस वेयर आई यूज्ड टू स्पेंड माई वीकेंड्स. सो देयर आई गॉट टू नो अबाउट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड TIE, the Indus Entrepreneurs. It's Silicon Valley based organization, world's largest in terms of fostering entrepreneurship. So from IIT I got to know about them. I started volunteering with them because जब मैं वॉलंटियर करता था ना, तो मुझे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के आसपास घूमने का मौका मिलता था. मैं पानी भी पिला देता था, मैं बात भी कर लेता था, मैं एयरपोर्ट से रिसीव भी कर लेता था, बिकॉज मुझे उनकी कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था. सो दिस वॉज जस्ट अ वे एंड मीन्स टू अचीव दैट. टाई टीम को मेरा पैशन बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि वी विल ऑफर यू 2-year फेलोशिप. You can do something full time that you love to do. You run our mentoring and education program in Bombay and help in fostering entrepreneurship. So basically you will meet entrepreneurs who are facing challenges and will connect them with other successful entrepreneurs who can help them. I liked that opportunity. I discussed with my father. He was against of it कि डेलॉइट में अमेरिका जाते हो, अच्छा पैसा कमाते हो, नॉन प्रॉफिट में काम करोगे. सडनली ही वॉज लिटिल शॉक्ड. लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी. मैंने अगेंस्ट हिज विशेस जॉब छोड़ दी और टाई ज्वाइन कर लिया. तो उस दिन से मेरे और मेरे फादर के बीच में बातचीत बंद हो गई. तो 2 साल तक तो हमने मम्मी के थ्रू ही बात की थी, या कभी बात भी होती थी तो मुझे डांट ही पिटती थी. देख उनका लड़का फिर अमेरिका चला गया और उसका प्रमोशन हो गया, बहुत सारे शर्मा जी के बेटे दिखते थे आपको, इसके बाद क्या करेगा. मेरे पास किसी चीज़ का आंसर नहीं था. मुझे लग रहा था मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ. फिर जब मेरी फेलोशिप एंड होने लगी ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं वापस डेलॉइट जा नहीं सकता, मैं फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकता. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब पापा से नज़रें मिलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना. तो मैंने, होता क्या, ऐसा कहा जाता है कि जब आप लाइफ में बहुत कंफ्यूज होते हो ना, तो आपको एक ही सॉल्यूशन दिखता है, MBA. तो उसके पीछे एक स्टोरी है, कैसे वो आया मैं आई थिंक बाद में कवर करता हूँ. तो मैंने बहुत मेहनत करी. मेरा एक ही कॉलेज से कॉल आया, वो था XLRI. मुझे आज भी वो रात याद है. रात को 12 बजे मैंने रिजल्ट देखा कि मेरा XLRI में हो गया है. तो पापा मम्मी दूसरे रूम में सो रहे थे. मैं जाके मम्मी को कान में बोलता हूँ, मम्मी मम्मी मेरा XLRI में हो गया. पापा दूर सो रहे थे लेकिन वो उठ गए. एंड ही हग्ड मी after 2 years. And
एक्सेलआरआई मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस एडमिशन की वजह से मैं वापस से अपने फादर के क्लोज आ पाया। उनको लगा, उनको मेरे ख्याल से नहीं हो पाई, और मुझे एक बहुत बड़ी इंसाइट मिली। मुझे लगा मेरे पापा सो रहे हैं पर वो जाग रहे थे। आई थिंक वो मेरे लिए परेशान थे कि मेरा बेटा क्या करेगा अगर इसका नहीं हुआ तो। कहीं ना कहीं वो मेरे लिए परेशान थे, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई एक्सेलआरआई इज स्पेशल फॉर मी। So I've heard stories like I wanted good marriage proposals, that's why I did MBA. I heard stories like XLRI जाना था because वहाँ 50-60% फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बट दिस टाइम अराउंड इट वाज लाइक पापा को मनाना था इसीलिए MBA करना था, और कुछ समझ नहीं आ रहा था इसीलिए MBA करना था, राइट? एक और स्टोरी है, इसके पीछे इंस्पिरेशन कहाँ से आया। तो ऐसा नहीं कि मैंने सोचा कि मैं एक्सेलआरआई में जाना चाहता हूँ या अच्छे कॉलेज में जाना चाहता हूँ, मेरा तुरंत हो गया। अमिताभ बच्चन की स्टोरी नहीं है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए थे। तो मैंने इससे पहले भी 4 बार ट्राई किया था, मतलब विथ माई जॉब ड्यूरिंग HSBC एंड डेलॉइट, मेरा नहीं होता था, अच्छे परसेंटाइल नहीं आते थे। तो मैंने 4 अटैम्प्ट्स पहले भी दिए थे कैट और जेड के, मेरा डिसेंट स्कोर नहीं आया था। एंड आई थिंक समवेयर इट वॉज अ लास्ट चांस फॉर मी, मेरे को अपना बेस्ट इनपुट देना था। बट इसके पीछे एक इंस्पिरेशन आया कि मैं कैसे निकाल पाया एग्ज़ाम। तो हुआ क्या था कि जब मैं कंफ्यूज था कि मैं टाई के बाद नेक्स्ट क्या करूँगा, मैं अपने एक मेंटोर के पास गया। ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, वेल नोन इन इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप सर्कल, एंड आई न्यू हिम बिकॉज ऑफ टाई। तो मैंने उनको जाके बोला कि सर मेरे को फुल टाइम एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, बिकॉज मैंने एंटरप्रेन्योर्स के इतने चैलेंज देखे हैं, एंड आई थिंक आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस राइट नाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं लाइफ में नेक्स्ट क्या करूँगा। एंड आई टोल्ड हिम माई फैमिली सिचुएशन एंड ऑल। He gave me a very valuable advice. He said, हर्ष, क्रिकेट में ना 2 पॉपुलर लोग हैं, एक है सचिन तेंदुलकर जो कि मैदान में जाके खेलता है, और दूसरा है हर्षा भोगले जो खेलता नहीं है बट गेम को इतनी अच्छी तरीके से समझता है कि he can talk and write about players and their strategies. If you don't want to become an entrepreneur who goes and plays in the business field like Sachin Tendulkar, don't become. But I think you have a hunger and curiosity to become someone like Harsha Bhogle in the field of business. That one analogy gave me a source of inspiration, vision and positivity. तो मैंने हर्षा भोगले के बारे में सर्च किया था उस समय इंटरनेट पे, एंड आई गॉट टू नो दैट ही हैज़ डन हिज MBA फ्रॉम द टॉप बिजनेस स्कूल इन इंडिया, IIM अहमदाबाद। एंड वहाँ से मेरे अंदर ड्रीम आई थी कि अगर मुझे इनके जैसा कुछ बनना है तो कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा, एंड आई थिंक उस इंस्पिरेशन ने मुझे हेल्प किया। एंड मुझे हर्षा भोगले से मिलने का मौका भी मिला है। आई थिंक उस पार्ट पे मैं बाद में आऊँगा। You went to XLRI, you saw the kind of B school life that was there. How different was it from the earlier, you know, education life that you have had in MP? कैसे लोग मिले आपको और क्या क्या चीज़ें नई सीखने को मिली? Definitely getting into XLRI was a dream come true. I was very happy. But जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे शौक लगा, मुझे लगा मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा। उसका कारण ये था कि मेरे बैचमेट्स बहुत इंटेलिजेंट थे। कोई IIT से आया था, किसी ने CA किया था, किसी का Z स्कोर बहुत ज़बरदस्त था, एंड मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, हमेशा रहा हूँ, और वहाँ पे भी एक एवरेज स्टूडेंट था। होता क्या है ना, ग्रेडिंग सिस्टम जैसा हमारा है, अगर बाकी लोगों के आपसे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपका C आना नेचुरल है। और कई सब्जेक्ट्स मुझे समझ में भी नहीं आते थे, तो मेरे काफ़ी सारे C++ आते थे इनिशियली। बाद में मेरे B+, A+ भी आए, एंड उसका क्रेडिट मैं अपने दोस्तों को दूंगा। बट शुरू C से ही हुआ? हाँ, शुरू क्या क्या हुआ? I mean, वापस C में क्यों चले गए आप? डर गया था मैं। मेरा एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी आप को लगने लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, एंड मेरे अंदर वो फीलिंग आ गई थी जब इंट्रोडक्शन होता है ना, जब आप मिलते हो, इसका बैकग्राउंड इतना है, इसका Z स्कोर इतना है, इसका ये है। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। आई मीन गॉड हैज़ बीन काइंड। मुझे बहुत अच्छे प्रोफेसर्स मिले, मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझसे अपने नोट्स शेयर किए। जब मैं सेल्फ डाउट से भरा हुआ था मुझे मोटिवेट किया, एंड आई थिंक उनके कारण मैं XLRI से अच्छे मार्क्स से पास आउट हुआ। During your time at XLRI, what made you think that branding and marketing is something where your heart lies? हाँ, so again comes to my role model's story, Harsha Bhogle. I was constantly reading about him
तो मेरे को लगा कि इनको फॉलो करके एक फ़ायदा तो हो गया ज़िंदगी में, अपने को इंस्पिरेशन मिल लेके अच्छे MBA कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन अभी और क्या कर सकते हैं इनको फॉलो करके। तो देखा कि हर्षा भोगले मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स में अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लिखते हैं, तो मैंने भी सोचा मैं भी लिखूँगा। अब किसके ऊपर लिखूँ, तो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि XLRI में आने से पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी पर्पल काउ बाय सेथ गॉर्डन, एंड वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इट जनरेटेड लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मी अबाउट मार्केटिंग। तो मुझे लगा कि मार्केटिंग पे में ही करना है, मार्केटिंग पे ही बुक्स पढ़ूंगा, और मैंने आर्टिकल्स लिखना चालू किया। जस्ट टू शेयर विथ यू, मेरा पहला आर्टिकल 1 साल तक पब्लिश ही नहीं हुआ। मैं जिसको भेजता था कोई एडिटर रिस्पॉन्स नहीं देता था, कोई एडिटर रिजेक्ट कर देता था, मतलब कहीं से कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर सेथ गॉर्डन को ही आर्टिकल भेज दिया। 1 साल हो गया था। सेथ गॉर्डन वॉज काइंड एनफ कि उन्होंने मेरे आर्टिकल को अप्रिशिएट कर दिया। वो आर्टिकल जब वो अप्रिसिएशन मेल आया तो मैंने उठा के एक वन ऑफ द टॉप पब्लिकेशंस इन इंडिया के एडिटर को फॉरवर्ड कर दिया कि भाई सेथ गॉर्डन ने अप्रिशिएट किया है सर, कम से कम अब तो देख लो, कुछ तो है मेरे आर्टिकल में। एंड उन्होंने नोटिस किया, ही वॉज काइंड एनफ, आर्टिकल पब्लिश हो गया, एंड इट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल इन एंटरप्रेन्योर मैगजीन इन दैट पर्टिकुलर मंथ। वहाँ से मेरी आर्टिकल लिखने की जर्नी चालू हुई, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, एंड बिकॉज आई वॉज राइटिंग आई हैड टू स्टडी अ लॉट। तो मैंने XLRI की लाइब्रेरी को बहुत यूज़ किया है, मतलब जितनी फीस उन्होंने चार्ज की होगी उससे डबल यूज़ किया है। राइट। वहाँ पे मैं बुक्स पढ़ता रहता था, सीखता रहता था, एंड आर्टिकल्स इन अ वे लिखना चाहता था, तो लर्निंग्स चालू हुई। ग्रेट। प्लेसमेंट्स के लिए बैठे थे आप? हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ क्या कि मुझे उस समय मैं थोड़ा इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह ज़्यादा पढ़ता था और टाई वगैरह से आया था, तो मेरे को स्टार्टअप्स का क्रेज़ बड़ा हो गया था। मेरे को लगता था कि टॉप 20 स्कूल से निकलेंगे ना तो स्टार्टअप में काम करेंगे, वो भी इंटरनेट स्टार्टअप में। गूगल अमेजॉन की स्टोरीज़ बड़ी पड़ी थी। अब हो क्या रहा था कि हमारे टाइम पे इंटरनेट स्टार्टअप आ नहीं रही थी, उस समय इतनी होती भी नहीं थी। आई थिंक उस समय इंडिया में शायद एक यूनिकॉर्न होगी या इंटरनेट स्टार्टअप्स उतनी नहीं थी, मतलब हमारे टाइम पे नहीं आ रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही थी, और मैं प्लेसमेंट में बैठता नहीं था। तो मेरे एक प्रोफेसर हैं, मुझे बहुत लाइक करते हैं, उनको पता चला कि क्लास में काफ़ी बच्चों का हो गया है, हर्ष पमनानी का नहीं हुआ है प्लेसमेंट। तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तो उन्होंने बोला कि क्या बात है, तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम है? मैंने बोला नहीं सर, मैं बैठता ही नहीं हूँ। तो क्यों नहीं बैठते हो? तो मेरी पसंद की कंपनी नहीं आ रही है, मैं तो इंटरनेट स्टार्टअप में काम करना चाहता हूँ, VC फंडेड कंपनी में काम करना चाहता हूँ, आ ही नहीं रही है। तो बोले नहीं आएगी तो क्या बिना नौकरी के यहाँ से जाओगे? और अगर ऐसा हुआ तो लोग बोलेंगे कि इसका XLRI से भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब लड़के में कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरी बात मानो, तो एक जॉब ले लो यहाँ से और बाहर ट्राई करते रहो, किसने मना किया है तुमको? तो नेक्स्ट कंपनी में मेरा हो गया। मे बी शायद तब तक कंपटीशन कम हो गई थी, या मैं लकी था, या सर का आशीर्वाद था, नेक्स्ट कंपनी में मेरा हो गया। एंड विद इन अ मंथ मेरा फर्स्ट क्राई में भी हो गया, विच इज़ नाउ अ यूनिकॉर्न स्टार्टअप, इंटरनेट बेस्ड कंपनी। तो मैंने फर्स्ट क्राई ज्वाइन किया, जैसा कि मुझे एक इंटरनेट स्टार्टअप ज्वाइन करनी थी। How was your journey in First Cry? First Cry was a relatively new startup at that point in time, and you mentioned that how you got through to First Cry. What sort of a role you took up at that point, and how did that also help you in becoming what you are now? I'm sure these two are connected somewhere. Very much connected, very much connected. So first time my role was, I was senior manager marketing there, and I got to learn a lot, because क्या होता है ना, स्टार्टअप्स में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। मैं वेयर हाउस भी जाता था, मैं अलाइंसेस के लिए बैंक से भी मिलता था, प्ले स्कूल से भी मिलता था, एंड सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक आई एम प्रिविलेज टू गेट दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन, I would say, probably India's first marketing model with almost zero customer acquisition cost and very high conversion rate. So I've written articles on that and covered in my books also. You can read more about it. But that was a fantastic experience. But एक problem थी वहाँ पे काम करने में, कि स्टार्टअप्स में होता क्या है ना, आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज रिसोर्सेज कम होती है। एंड फर्स्ट क्राई वॉज ऑल्सो कॉम्पिटिंग एट दैट टाइम विद अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट्स विच वर मोर फंडेड। सो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट्स को प्रूव करना होता है। और मैं कहीं ना कहीं अपने राइटिंग के पैशन को भी कंटिन्यू करना चाहता था। एंड स्टार्टअप्स में क्या होता है कि आप साइड हसल्स पे उतना फोकस नहीं कर पाते, बिकॉज 6 days in a week आपका काम पे ही जाता है। सो
even though I was learning a lot, I was not able to continue my side hustle. एंड एक दो चीज़ें और लगा कि कभी कभी क्या होता था, पापा मम्मी बोलते थे कि बेटा शादी के लिए ये लड़की से मिल ले. अब काम इतना होता था कि मैं बोलता था मैं नहीं आऊँगा, काम है मेरे को मंडे को प्रेजेंटेशन देना है. तो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस मुझे लगा कि अभी मुझे ज़्यादा चाहिए. सो आई मूव्ड इनटू आफ्टर spending some time with FirstCry, I moved into a larger company. So then from there you moved to a company which gave you a lot of flexibility because Cognizant. I mean, थोड़ा टाइम मिल गया ना लाइफ में. लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं बोलते, मंडे टू फ्राइडे तो बहुत ही काम करते थे, बट हाँ सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती थी, तो ठीक है, टेंशन कम था. टेंशन कम था. हाँ. So टेंशन कम हुआ and that's transpired into more writing and from there I think the idea germinated for the first book that you wrote, Booming Brands. फर्स्ट बुक का आइडिया थोड़ा बाद में आया था. So I was writing articles in various business publications. So that was my side hustle. तो एक टाइम पे मुझे ऐसा लगने लगा मैं कंफर्ट जोन में आ गया था. मेरे 50 के आसपास आर्टिकल्स हो गए थे. आई हैड स्टार्टेड राइटिंग इन फोर्ब्स इंडिया. तो तब मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि तुम इतनी जर्नी अगर किसी को रोल मॉडल बना के ट्रैवल किए हो, तो व्हाई डोंट यू टेक मोर इंस्पिरेशन फ्रॉम द सेम पर्सन एंड फिगर आउट व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट rather than getting into a comfort zone. Because उसको मेरे से पहले रियलाइज हो जाता है कि कब मैं उड़ रहा हूँ, कब मैं कंफर्ट जोन में जा रहा हूँ, कब मैं डिप्रेस्ड हूँ. आज अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इनसाइड आई एम के स्टेज पे बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, आप लोगों के सामने बैठा हूँ, बड़ा प्रेस्टिजियस मोमेंट है, उसमें उसका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. 3 किताबें, आई थिंक अराउंड 90 आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत मोटिवेट करती है. इनफैक्ट पता है क्या हुआ, आज जब मैं आ रहा था सुबह तो मैंने उसको बोला मैं अच्छा लग रहा हूँ, कहती एक्सीलेंट लग रहे हो. She boosted my confidence so that I can come and speak here quite well. Yeah. Let's talk about Booming Brands now. I think Booming Brands was the turning point in your life as a writer, which established you as a writer, so to say. How did you come up with that idea of covering startups? Because you said that you were interested in startups and understanding the ecology as well. And was it the time when it was actually booming in India? Was it a funded book that you were writing, or it came naturally to you that this is the right time and the right time to write the book? Sure. So, idea for writing Booming Brands didn't come suddenly. There is a process that went behind it. So see, I already shared with you, I have always been curious to understand how come some entrepreneurs are able to create successful brands, right? But होता क्या था कि ना मुझे कभी relevant marketing literature नहीं मिलता था. क्यों? क्योंकि most of the marketing literature which is taught in business schools, which is available in biographies and case studies, cover American examples. India is not America. The way brands were created in a developed country like America can't be created in a developing and diverse country like India. तो मुझे जब लिटरेचर नहीं मिलता था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि भाई इंडिया में ब्रांड कैसे बनता है, राइट? ले देखे कुछ कॉर्पोरेट्स की केस स्टडीज मिलती थी, बट हुआ क्या है कि दीज कॉर्पोरेट्स हैव बीन क्रिएटेड इन द प्री लिबरलाइजेशन, प्री डिजिटल एरा ओवर द डिकेड्स. And today we are living in a totally different environment, global competition, different kind of consumer, right? Different kind of employees. आज की डेट में ब्रांड कैसे बनता है, ले दे के वही निरमा और हिंदुस्तान लीवर की केस स्टडी पढ़ते थे हम MBA कॉलेज में. I was constantly searching for resources, and in this process I had also met many professors, entrepreneurs and students and professionals who expressed that they also have desire to know about the journeys of new age brands, how they are getting created. So I felt that the topic of interest which is close to my heart, it also a pain area in the market. Right. So why not to write about new age brands and create a repository or resource that could be utilized by people who are interested in knowing how new age brands are getting created in today's India. I mean, founders of some of the iconic brands gave me their time. And not only that, some of the renowned leaders in the industry, like Mr. Harsh Mariwala, chairman of Marico, Mr. Ronnie Screwwala, and many others gave me their testimonial. In fact, Professor David Bell from Wharton, he is a well-known authority in the field of marketing, gave me his testimonial. And CNBC, one of the biggest names in business media, agreed to publish my book.